जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक को आज के समय में एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरा मानना है कि एक बार एनसीईआरटी बुक को अवश्य पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, हम लोग क्लास 6 का सभी चैप्टर को पढ़ लिए थे, जो कि अध्याय 1 से अध्याय 10 तक का था। वो सब का सब अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग कक्षा 7 का अध्याय 1, उससे पहले विषय सूची को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो विषय सूची है, विषय सूची पहला में है। पहला अध्याय में प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी कि 1000 वर्ष में क्या क्या हुए थे, उसके दौरान में परिवर्तन क्या क्या आए, उसका जांच पड़ताल करेंगे। फिर 2 नंबर अध्याय में जो है राजा और उनके राज्य, इसका पढ़ेंगे। 3 नंबर में है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। दिल्ली के बारे में कब से कब तक का, 12वीं से 15वीं शताब्दी तक का। फिर अध्याय 4 में पढ़ेंगे मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक का, मुगल वंश का पढ़ेंगे, जो कि 16वीं से 17वीं शताब्दी तक का पढ़ेंगे। और फिर 5 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे जनजातियों, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है। फिर अध्याय 6 में पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से अनुराग। फिर अध्याय 7 में पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। फिर अध्याय 8 में पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक का गठन। ठीक है, तो ये क्लास 7 में जो है अध्याय 8 दिया हुआ है, यानी कि अध्याय 8 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर के अध्याय 8 तक का सब पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कि एक ही क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा एक अध्याय को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहला अध्याय को। तो पहला अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। ठीक है, तो ये है मानचित्र 1 और ये है मानचित्र 2। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अली इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी, याद रखना है, 1154 ईस्वी में बनाया था अरब। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, जो बड़ा मानचित्र है उसका बनाया गया एक हिस्सा है और एक उपमहाद्वीप, कौन सा, भारत के उपमहाद्वीप को दर्शाता है इस मानचित्र में। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, तो ये जो मानचित्र 1 जो दिया गया है, जो कहाँ पर द्वारा कौन दिए गए हैं, अरब भूगोलवेत्ता कौन, अल इद्रिसी, कब, 1154 ईस्वी में इस मानचित्र को बनाया है। और इसी मानचित्र में किसके बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में दर्शाता है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दर्शाता है। और फिर मानचित्र 2 में जो दिया गया है, ये मानचित्र 2 जो है, इसमें इसमें कौन इसको बनाया गया है, मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी थे। ठीक है, मानचित्रकार ने कब, 1720 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। सही बात है, ये एक ही इलाका का है, मानचित्र 1 और मानचित्र 2 एक ही इलाका का है, लेकिन ये मानचित्र देखने का पता चलता है कि इसमें बहुत अंतर है, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, जो मानचित्र 1 में है, किसने दिया था, अल इद्रिसी ने जो दिया था, वहां पर
जो हैं क्या कर दिया है कि भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ठीक है, श्रीलंका का द्वीप कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। और भारत का द्वीप कहाँ चला गया है? नीचे चला गया है। जगहों के नाम अरबी में दिया गया है, इसलिए पता नहीं चल पाता है जगह का नाम किस में दिया गया है? अरबी में। देखिए ये अरबी भाषा है, तो ये सब जो जगह है ये कौन सा भाषा में दिया गया है? अरबी भाषा में दिया गया है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का भी उसमें नाम है। उत्तर प्रदेश का कनौज, सॉरी उत्तर प्रदेश का क्या? कनौज जो है उसमें नाम भी दिया गया है। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया है। मानचित्र 2 जो है ना, पहला मानचित्र जब बना उसके बाद 600 वर्ष के बाद बनाया गया है दूसरा मानचित्र। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ठीक है, उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं क्या बहुत अधिक बदल गई थी। किससे? मानचित्र 1 से मानचित्र 2 में। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। ठीक है, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। ठीक है, तट और जो जगह दिया है वो एक अलग ढंग से दिया है, जो कि आश्चर्य लगता है देख करके। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि मानचित्र 2 जो नक्शा है इसका इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। ठीक है, दूसरे युग तक आते आते क्या मानचित्र का विज्ञान जो है, मानचित्र अंकन यानी कि मानचित्र का जो अंकन करने का जो वैज्ञानिक तरीका है वो काफी बदल गए थे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, किसके लिए? इतिहासकार के लिए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिया है, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? ठीक है, इस मतलब कहा गया कि इसमें कैसे हैं गंगा तटीय वगैरह ये सब कैसा है और उसमें कैसा है, उसका अंतर कैसा है, उस मानचित्र 1 से मानचित्र 2 में क्या अंतर है और उसका तुलना करके आपका क्या ख्याल है, इसको देख करके वो बताएं। ठीक है, अब नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली क्या करें इसमें? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ठीक है, कहने का मतलब क्या? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ क्या होता है? क्या होता है? उसका भी चेंज होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली हैं। सही बात है, समय समय पर क्या भाषाएं भी बदलती रही हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मध्य युग का जो फारसी है वो अभी के समय में आधुनिक जो भाषा है, फारसी जो है भाषा है, वो दोनों में क्या अंतर है, भिन्न है, अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल बदल जाते हैं। समय जैसे जैसे बदलता है उसके साथ साथ क्या उसका अर्थ भी बदलते जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, उदाहरण में क्या लेना है? हिंदुस्तान शब्द ही लेना है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, उस समय क्या मिन्हाज ए सिराज ने किस शब्द का? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अभी के समय में क्या कहते हैं?
भारत शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसका संबंध ये पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना ये सब स्थान का संबंध था। उसने उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे उनके लिए इस्तेमाल किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, तो इसमें क्या सल्तनत के प्रसार, ये सल्तनत का कैसे अदल बदल अर्थ, प्रसार के साथ साथ क्या इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, आने वाले क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत का क्या समावेश कभी नहीं हुआ। इसके उसका स्थान क्षेत्र बढ़ते जा रहा है लेकिन उस ये दोनों में समावेश एक दूसरे से नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, किसने? बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया? यहाँ के उपमहाद्वीप और भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ का निवासी कैसे हैं और यहाँ का संस्कृति के वर्णन के लिए यहाँ पर क्या किया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद, अमीर खुसरो ने ही हिंद का प्रयोग किया था। हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर यहाँ जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, तो उस समय भारत का उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, भारत के बारे में उतना अधिक जानकारी नहीं था। भारत शब्द यानी कि भारत तो बारे में जानकारी था ही, लेकिन भारत का जो शब्द है उस समय उतना अधिक लोगों ने अधिक जगहों पर इसका परिचित नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान सब जगह का परिचित था, हिंदुस्तान शब्द का नाम। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में, लेकिन अभी के समय में क्या अधिक से अधिक जगह में क्या किसका परिचित होने लगा है? भारत का नाम परिचित होने लगा है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ठीक है, अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। एक विदेशी शब्द ही ले लीजिए उदाहरण के लिए, एक सीधा साधा, लेकिन हमारे लिए आज इसका अर्थ क्या होता है? जो भारत का व्यक्ति ना हो उसे हम विदेशी कहेंगे। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। अभी दूसरे देश का लोग यहाँ भारत में आ जाएगा तो उसको विदेशी कहेंगे, लेकिन उस समय के समय में क्या कहते थे? विदेशी किनको कहते थे? कि एक गांव से अगर दूसरे गांव में वो आदमी चले जाए तो वहाँ के लोग ने उस आदमी को क्या कहना शुरू कर देगा? विदेशी कहना शुरू कर देगा। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा, अभी के समय क्या कहते हैं? दूसरे को परदेशी कहते हैं। कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब कमाने के लिए लोग चला जाता है तो वहां पर क्या उस व्यक्ति को कहने लगता है? परदेशी। ठीक है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन एक गांव के लोग जो होते थे, आदमी जो होते थे, वो कोई भी धर्म का क्यों ना रहे, लेकिन वो विदेशी नहीं होता था। लेकिन वही दूसरे गांव का अगर व्यक्ति आ जाए इस गांव में तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है? ठीक है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं।
उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, पिछले साल मतलब क्लास 6 में हम लोग क्या गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस बुक में हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 7 में जो पढ़ेंगे 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का लगभग 1000 वर्षों का जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला जो होता है उसका तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। लेकिन आज भी क्या इतिहासकार क्या करते हैं, शिलालेख देखते हैं, सिक्का देखते हैं, पुराना सिक्का मिल गया तो उसका अध्ययन करते हैं, कोई शिलालेख बहुत पुराना मिल गया तो उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। भवन का निर्माण अगर कहीं पर अगर धरती के अंदर अगर निकल गया खुदाई करने के दौरान उसका भी परीक्षण करते हैं। तो इस तरह से अभी भी ये इतिहासकार क्या ये सब सामग्री को अध्ययन करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो स्रोत है वो धीरे धीरे क्या करने लगे, कम करने लगे। कागज का मूल्य इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ा देंगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। यानी कि अभी के समय और भी अधिक सस्ता हो गया। पहले तो कागज का पता ही नहीं था, तो अभी के समय पहले तो क्या ईट पर पत्थर पर पत्थर पर और ताम्रपत्र पर, छाल पर, ये सब पर लिखते थे। लेकिन अभी के समय में क्या कागज, फिर धीरे धीरे कागज आया, कागज पर लिखना शुरू कर दिया। और अभी के समय इतना सस्ता हो गया है कागज कि मतलब लिख करके कहीं फेंक दो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई भी महंगाई नहीं हुआ। लेकिन उस समय में कागज को प्राप्त करने के लिए कागज मिल भी जाता था, तो कागज का मतलब बनना शुरू भी हो गया था, तो उस समय महत्व बहुत अधिक था। एक छोटा सा कागज का बहुत अधिक महत्व था। तो ये लेकिन अभी के समय धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। ठीक है, लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियों, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ठीक है, सही बात है, कागज का ये सब का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। ठीक है, ये सब जो है पहले के समय में यूज जो करता था वो सब पांडुलिपि वो सब क्या पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा गया है और रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों में को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ठीक है, ये सब का क्या बहुत अधिक जानकारी मिलता है, लेकिन अभी के समय में ये सब क्या पांडुलिपि का उपयोग बहुत कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मान लीजिए कि अभी तो चलिए छापे खाने तो फोटो कॉपी करने के लिए फोटो स्टेट हो जाता है, इसलिए एक पेज का अगर उसी का सेम अगर हमको दूसरा पेज निकालना है तो क्या कर लेते हैं, फोटो स्टेट करवा लेते हैं। लेकिन उस समय में ऐसा मतलब प्रबंध नहीं था, इसलिए क्या हाथ से ही दूसरे पेज में लिखा करता था। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा।
कि क्या लिखा गया है। सही बात है। अगर किसी अन्य व्यक्ति का अगर लिखा हुआ अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर उसका भाषा शब्द अगर नहीं पहचान में आ रहा है आपको, तो उसमें क्या अंदाज लगा लगा करके लिखेंगे कि हाँ ये शब्द ऐसा लिखा होगा, या इसका तात्पर्य कुछ ये शब्द का है, इसलिए आप भी क्या वो शब्द लिखते होंगे। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ठीक है, छोटे मोटे और क्या महत्वपूर्ण अंतर आ ही जाते होंगे। ठीक है, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। उस समय भी पांडुलिपि का प्रतिलिपि यानी कि दूसरा स्वयं बनाने के लिए कुछ ऐसा ही होता था और होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ठीक है, और इस तरह से प्रतिलिपियां क्या चेंज होते 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 भिन्न भिन्न होते होते क्या एक दूसरे से बहुत अलग हो गई है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपियां लिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। ठीक है, मूल मतलब जो ओरिजिनल पांडुलिपि था वो कहीं शायद ही मिलती हैं, नहीं तो सब जगह क्या उस लिखावट एक से दूसरे आदमी जो लिखा है दूसरे से दूसरे इस तरह का मिला हुआ है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, और कई बार क्या लेखक स्वयं भी समय समय पर उसका संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। ठीक है, पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, पहली बार जो लिखा था 1356 ईस्वी में उसकी जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों की विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, तो ये लिखावट के बारे में पांडुलिपि के बारे में पता चल रहा है। अब इसका जो छूटा है ये तालिका सब जो छूटा हुआ है, कागज का मूल्य क्या था कैसे था, तो ये पढ़ लेते हैं। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक के प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके मतलब धो डाला मतलब उसको साफ कर दिया, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो अभी तो चलिए पेन से लिख लेते हैं तो वो पानी में देने के बाद वो धुलता नहीं है, लेकिन उस समय जो है रंग के द्वारा लिखा जाता था। एक इंक जो होता है वो रंग बना करके इंक बनाया जाता था, और उसको लिखने के बाद अगर वो पेज अगर पानी में चला गया धो गया तो वहाँ पर क्या वो सारा का सारा लिखावट गायब हो जाता था। तो वो अगर एक जो थे लिखने के लिए उसके पास कागज नहीं था तो जो बेकार था लिखावट यानी कि वो उसका कोई ज़रूरत नहीं था, उसको धो करके फिर उसको सुखा करके उसमें इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। चलिए ये तो अभी के समय में सब कागज को ही यूज करता है,
कुछ लपेट कर। लेकिन 1 सदी बाद अगर उस समय का बात कर रहा है, उस समय अगर दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आपका किस्मत सही होगा अगर दुकानदार क्या कागज में लपेट कर कोई वस्तु देता होगा। आप उस वस्तु से ज्यादा अहमियत किसको देंगे? कागज को देंगे उस वक्त में। तो कागज कब अधिक महंगा था और आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो कागज उस समय क्या 13वीं शताब्दी में तो महंगा था। अब इस तालिका को अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो अभिलेखागार में ही क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र 1, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, ये जो इस तरह से चित्र बनाता था, वो पांडुलिपि को अलग करके उस चित्र को क्या करने लगा था? बेचने लगा था। फिर चित्र 2 में, ये चित्र 2 है, इसको पढ़ लीजिए। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो नस्तलीक लिपि जो है बाईं ओर से वर्ण जोड़ करके क्या धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ठीक, दाईं ओर क्या अधिक, ये जो है कठिन है इधर का, और ये बाईं ओर उतना कठिन नहीं है। अब नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। अब से जो है ना, वो तो उधर सिर्फ बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे पांडुलिपि होता था उस समय, ऐसे वैसे। तो अब जो पढ़ेंगे हम लोग 700 से 1750 ईस्वी के बीच में कैसे कैसे इतिहासकार ने चुनौती रखता है वो पढ़ना है। कैसे नया समाज और राजनीतिक समूह का निर्माण हुआ वो। अब क्या इतिहास क्या बोला इसमें? अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। कब कब का समय? 700 से 1750 के बीच में। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इसके बीच में 700 से 1750 ईस्वी के बीच में बड़े पैमाने पर और अनेकों प्रकार का क्या हुए? परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट का निर्माण किया गया, रहट का उपयोग करने लगा। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार, युद्ध में क्या आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाला हथियार का इस्तेमाल होने लगा। इस उप महाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। याद रखना है 700 से 1750 ईस्वी के बीच में ही ये सब
कार्य हुआ। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश परिवर्तनों का भी काल रहा। ठीक है। आर्थिक ये सब क्या परिवर्तन होता गया, और ये कौन लाया? दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग जो हैं इस तरह का विचार लाए। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। ठीक है। कुछ ना कुछ तलाश करने के लिए क्या दूर दूर तक लोग झुंड बना करके जाने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है। उसी समय में 700 से 750 ईस्वी के बीच में ही इस समुदाय का क्या महत्व अधिक बढ़ा, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। ठीक है। क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है। राजपूत किसे कहेंगे? राजा का पुत्र राजपुत्र कहेंगे। और यही राजपूत ही क्या बनते थे? राजा बनते थे। और वो अकेले नहीं रहते थे, उसके साथ क्या सामंत वर्ग रहते थे, सेनापति रहते थे, सैनिक रहते थे, और अलग अलग उपमहाद्वीप के शासक सेनाओं और वो सेना के साथ क्या सेवारत थे। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति को कायस्थ कहते हैं, आदि समूहों ने भी उठाया। ठीक है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, और यही काल में क्या हो रहा था? जंगल का भी कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। और यही 700 से 1750 ईस्वी के बीच में ही जंगल का कटाई हो रहा था, खेती का भी बढ़ रहा था, इलाका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। ठीक है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और इस तरह से जो पर्यावास जो हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान जो चला गया, तो इसके कारण से क्या वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि जंगल कटाई हो रहा था। जंगल कटाई हो रहा था तो क्या वन में रहने वाले जो लोग हैं उसको भी जंगल को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। अब कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। और कोई वनवासी, वन में रहने वाले जो लोग हैं वो, और कोई उसका चारा नहीं चला और वो क्या जमीन का जुताई करने लगे, और वो कृषक किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल मतलब इसका सम्मान करने लगे। पुजारियों, मुखियाओं ये सब से प्रभावित हो रहे थे और जटिल समाजों के अंग बन गए, और एक समाज का क्या बन गए? अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। ठीक है। उन्हें कर भी चुकाने पड़ते थे और उन्हें बेगार मतलब काम काज भी करना पड़ता था मालिक का। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे।
कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। ठीक है, और खाली जब समय होता था कोई व्यक्ति का तो वो दूसरे के खेतों में क्या दस्तकारी दूसरे के खेतों में काम भी कर लिया करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है, और वो व्यवसाय क्या चीज का करता है उस तौर पे उसका क्या देने लगा, दर्जा देने लगा, जाति का दर्जा। ये दर्जे अस्थाई नहीं थे, ये अस्थाई नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, एक ही जाति का एक ही समाज में क्या कोई और उसका दर्जा है और किसी और अन्य व्यक्ति का कोई और दर्जा है। दर्जा मतलब कि उसका किस पद का है, क्या दर्जा दिया है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। ठीक है, अपना सदस्य का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए क्या करते थे, स्वयं का जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, अलग अलग जातियों के लोग। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, और ये सबका जो नियम बनाता था कौन, एक सभा बनाता था और उसमें जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो सभा का पंचायत करते थे, जाति पंचायत करते थे। और सॉरी, ये पंचायत करते थे कि कैसा होना चाहिए जाति का, और इसी को जाति पंचायत कहा जाता है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जो जिस जाति का बन जाता था उसका अपने गांव का रिवाज का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है? इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपके समझ में, आपके शहर या गांव में महत्वपूर्ण है? ये सब जो परिवर्तन अभी जो पढ़े ये सबका तो इस सबका कौन सा आपके गांव और शहर में महत्वपूर्ण है, तो आपको खुद देखना है इसको। फिर क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य, तो हम लोग क्या ये राजपूत के बारे में पढ़ लिए। फिर अलग अलग जाति जो हैं वो कैसे वर्ग बांटा जाता है काम के आधार पर, वो भी देख लिए। चलिए, क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र का मतलब होता है एक हिस्सा, साम्राज्य का मतलब होता है वो पूरा राज्य, साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, अध्याय 2 देखना होगा इस उदाहरण के लिए। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का, याद रखना है जब अध्याय 2 पढ़ेंगे तो इसका डिस्कस कर लेना है। ठीक है, मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसको गज्जन भी कहते हैं, तक फैला हुआ था। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जो कि इसका उदाहरण है। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया, याद रखना, किसको, गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ के अंतर्गत आता है, बंगाल में गौड़ जो है, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, यानी कि जो कि गज्जन भी इसको कहते हैं, गज्जन, गजनी, गज्जन
तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। संपूर्ण दक्षिण भारत जो है इसी के अंतर्गत आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, ये भिन्न भिन्न अलग अलग उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार क्यों किए रहते हैं, इसका उल्लेख क्यों करते रहते हैं, मतलब इसका उल्लेख क्यों करते रहते हैं ये देखेंगे। भाषा तथा क्षेत्र, ये पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं इधर, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उसकी अपनी भाषा और तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय 7 में क्या इनके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगा कि भौगोलिक आयाम तय हो चुका था। 700 ईस्वी में अपने अपने क्षेत्र भौगोलिक आयाम तय हो चुका था। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए हैं। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। इन राज्यों के बीच में क्या आपस में टकराहट हमेशा चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। समान रूप से क्या विशाल खड़ा कर दिया है अपना राज्य, लेकिन ये स्थिर नहीं रह पाता था। कोई किसी राज्य पर हड़प लिया, फिर कोई और आकर के फिर हड़प लिया, उसका पहले वाला राजा खत्म हो गया, तो इस तरह से स्थिर नहीं रहता, अदल बदल होते रहता था। अठारहवीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में मुगल वंश जो है ना पतन मतलब खत्म के कगार पे था। फलस्वरूप क्षेत्र राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। ठीक है, जो इसमें सर्व क्षेत्र, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्र सभी क्षेत्र साम्राज्य का शासन चल रहा था, साम्राज्य का सभी क्षेत्रों पर शासन चल रहा था, लेकिन उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। और उसके बाद क्या, पहले तो पूरे क्षेत्र पर साम्राज्य का शासन चल रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इसकी प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। मतलब बाद में क्या, बहुत बड़ा, पहले बहुत बड़ा साम्राज्य था, राज्य को साम्राज्य कहेंगे, बहुत बड़ा था तो, और उसका एक ही व्यक्ति का शासन था। लेकिन जब छोटे छोटे टुकड़े में हिस्से हो गए तो अनेक व्यक्ति पर शासन करने लगे, अनेक व्यक्तियों का शासन हो गया। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। ठीक है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट कर अलग अलग नहीं पनपती थी। ठीक है, कब 700 से 1750 ईस्वी के बीच
हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी, ठीक है, उस समय में। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था, ठीक है। मतलब समन्वय, आपस में जो मेल जो थे सभी लोग, उसका भी ताकत जो है, ताकत का प्रभाव उन पर पड़ा है। किन पर? साम्राज्य पर। तो ये पैराग्राफ और हैं, चलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। अब पुराने और नए धर्म, एक और इधर बचा हुआ था तालिका का, भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। इस क्षेत्र का हर एक क्षेत्र पर क्या अलग भाषा है? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारा समुद्री, दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी, गुजरात में, माओवारी, तमिलनाडु में, गौड़ी, बंगाल में, अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। ये क्या अलग अलग भाषा क्षेत्र था। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी। यह भाषा के विपरीत क्या एक भाषा और थी, जो कि संस्कृत भी थी, किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। यह विशेष क्षेत्र का ही सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि यह क्या पूरा प्राचीन की भाषा है। प्राचीन मतलब सबसे पहली बार जो भाषा कहा गया है सब क्षेत्र का, वो संस्कृत भाषा कहा गया, जिसे अभी कुछ दिन, एक दो दिन के बाद अभी भाषा विज्ञान का भी हम लिखित नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ाएंगे भाषा विज्ञान के बारे में, तो वो भी आप ये सब जो है उसमें आ जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एक दो दिन वेट कीजिए, भाषा विज्ञान के बारे में भी और पूरा व्याकरण, पूरा साहित्य के बारे में भी पढ़ाने वाले हैं एक दो दिन के बाद। तो जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अभी क्या सिर्फ संस्कृत को ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानते हैं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या? ठीक है, तो जो एक है वो उसमें उल्लेखित कीजिए, रेखांकित कीजिए, रेखा कर दीजिए, और जो कि उनके चारों, सॉरी, जो नाम भिन्न है, जो अलग हैं, उस पर क्या कर दीजिए, घेरा लगा दीजिए। चलिए, पुराने और नए धर्म, अब यहाँ से पढ़ना है पुराने और नए धर्म। पुराने धर्म क्या कहते हैं और नए धर्म क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, ठीक है। व्यक्तिक स्तर पर भी होता था उस समय दैविक तत्व की, लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति यानी कि एक ही व्यक्ति, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप कैसे क्या होता था, सामूहिक होता था। मतलब समूह में सभी लोग रह करके पूजा पाठ करता था दैविक की। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। क्या रखना, प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक, स्थानीय समुदाय का जो समाज में रहने वाले लोग हैं, सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी, ठीक है। क्या? पूजा पाठ, दैविक तत्व। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार, मतलब पूजा पाठ में जो तत्व लगता है, उस समान वस्तु लगता है वो, जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण
बदलाव आए। 700 से 1750 ईस्वी में इसी युग में बदलाव आए। क्या चीज का? हिंदू धर्म का। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। दो तरह का, जो मंदिर बना करके पूजा पाठ करता है वो, और दूसरा पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। ये सब का था, दो तरह का। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत के अनुसार से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसके अनुसार से समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षण थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। ठीक है, प्रतिष्ठा के चाह में थे शासक क्षत्रिय, वो सब जो थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है, किसका पहले करते थे? ये ब्राह्मण लोगों का संरक्षण करते थे ये लोग। तो ये संरक्षण करते करते उसका दबदबा और भी अधिक बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। 700 से 1750 ईस्वी के बीच में ही क्या भक्ति का सोच आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रबल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, पहले था कि ब्राह्मण को ला करके रख करके क्या करता था? पूजा पाठ करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया जो कि खुद से पुजारी क्या विशद कर्मकांड के बिना ही, कोई कर्मकांड करने के बिना ही, कर्मकांड मतलब पूजा पाठ कैसे, होमात करना, फिर वेद पढ़ना, ये सब के बिना ही पूजा पाठ रहता था। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। पूजा पाठ के बारे में क्या अध्याय 6 भक्ति के बारे में अध्याय 6 में मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। इसी युग में क्या नए नए धर्म का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ठीक है, दूसरे देश के जो लोग आते थे उसके द्वारा पहुंचा। क्या चीज? कुरान शरीफ का संदेश भारत में। मुसलमान कुरान शरीफ, पहले कुरान शरीफ हिंदू ही थे यहाँ पर, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र के लोग आए कुरान शरीफ के, वहां से मुसलमान का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुण और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रहे या हो। ठीक है, सामाजिक मतलब समाज में कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, लेकिन उसको गले लगाते थे अगर वो आस्था रखने वाले हर व्यक्ति, यानी कि आस्था में है तो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। उस समय इस्लाम का खलीफा था मलिक मोहम्मद जयसी। तो इसका जो प्रचार प्रसार मलिक मोहम्मद जयसी ने किए थे, प्रेम का भाव। ठीक है, तो वो कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म के भांति ही इस्लाम का अनुयायी होना शुरू हो गया और अपने धर्म अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, ये शिया और पैगंबर के बारे में फुल डिटेल से जो है 11th में हम लोग पढ़ेंगे। 11th में हम लोग पढ़ेंगे इसका बढ़िया से, पैगंबर और शिया सुन्नी के बारे में। तो कहा इसमें
कि सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद थे। जो पैगंबर थे ना, इसी ने क्या अल्लाह का खोज किया था, यानी कि पहली बार अल्लाह को मानने वाले कौन थे व्यक्ति? पैगंबर थे। पैगंबर साहब के दामाद जो थे कौन? सिया ने दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, और कुछ सुन्नी थे और कुछ क्या थे? कुछ शिया थे, कुछ सुन्नी थे, जो खलीफाओं के अभ्रुत्व को स्वीकार करते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और इसका जो नेतृत्व करने वाले लोग जो थे धर्म का, उसको क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, ठीक है, इस्लाम का न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। समय और इतिहास जो है कैसे चेंज हुआ, कैसा इसका कालखंड हुआ, काल का खंड क्या, उसका विचार करेंगे। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखता है कि विचारों और विश्वासों में कितना क्या कहा इसमें? कहा कि उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों, आर्थिक संगठन में आने वाले जो परिवर्तन है वो झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि कैसे परिवर्तन हुआ, तो इसी से पता चलेगा कि कैसे अस्थायी रहा और कितना परिवर्तन आया। यही यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। वही अगर कालों मतलब ईस्वी जो है अंतराल कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो समय का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। वही अगर ईस्वी में, ईसापुर में या काल विभाजन नहीं करे क्या रहेगा, तो वहां पर क्या होगा, उसको अध्ययन करने में बहुत ही कठिन होगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है। कब? 19वीं सदी, याद रखना, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यह विभाजन, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। शासक का धर्म वही एक ऐसा है जो कि एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, वही उसी ने परिवर्तन करा। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण क्या चीज? अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, महत्वपूर्ण बदलाव यह समय नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। अपार विविधता यानी कि अलग जो है उसका भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का
समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, ये सब था ना, ये सब पढ़े थे। प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहासकार पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। प्रारंभिक समय में जो पिछले क्लास में यानी क्लास 6 में हम लोग जो पढ़े प्राचीन समाज के बारे में पढ़े कि कैसा संग्रह करते थे शिकारी का, प्रारंभिक दौर कैसा था, कृषि कर्मी कैसा था वो। लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे कक्षा 7 जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें जो पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का पढ़ेंगे। इसमें गांव के निवासी कैसे हुआ, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य कैसा था। इस साल आप ये इतिहास पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, कैसे विस्तार हुआ कृषक का समाज, वो पढ़ेंगे। क्षत्रिय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय, ये पढ़ेंगे। कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापार कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी इसी अध्याय में। ठीक है, ये सब के बारे में क्या विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न है। ठीक है, कब का भारतीय इतिहास का 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रही है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से क्या है, बिल्कुल ही भिन्न है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे क्या सारे काल यानी कि सभी काल को एक मान करके ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मतलब समस्या ही समस्या है अगर एक ही काल के रूप में हम लोग इतिहास को देखेंगे तो। फिर मध्यकाल को की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना किससे, आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आधुनिकता के साथ क्या, भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुआ। मध्यकालीन क्या रूढ़िवादी था और उस समय क्या कई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि ऐसा नहीं है, परिवर्तन हुआ था। क्योंकि सब क्षेत्र में सब काल में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही रहा है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय मतलब क्या, यही कि अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित कर दिया कि इतना अच्छा अर्थव्यवस्था यहाँ का हो गया है कि यूरोप का व्यापारी भी हमारे देश आना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। ठीक है, प्रक्रियाओं पर, इसका ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और ध्यान देने के लिए कर रहे हैं। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। ठीक है, इस पुस्तक में अभी मतलब कि इसका अध्याय जो 1 में है पूरी तरह से कहानी शुरू नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ कह रहा है कि कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है, तो वही इसमें कहा कि अभी जो हम लोग अध्याय 1 में जो पढ़ रहे हैं या क्लास 7 में जो पढ़ रहे हैं वो पिछले कक्षा जो 6 है उसका तुलना करने के लिए भी कह रहा है। यहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं, और यह भी देखने के लिए कह रहा है कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ बदलाव नहीं हुआ है। और आज अपने आसपास की दुनिया
पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदलाव है या वैसे ही रहा है। और आसपास देखने के लिए कह रहा है बदलाव, और यह सोचने के लिए कह रहा है, देखने कह रहा है कि क्या कुछ बदलाव हुआ है या उसी समय के जैसा अभी भी है। ठीक है, कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्पी होगा। ठीक है, सोचिए कि ये सब क्यों दिलचस्पी होगा, इसको सोच करके बताएं। तो ये अध्याय एक क्लास 7 का था। क्लास 7 का अध्याय 1 था, जो कि पूरी तरह से पूरा अध्याय हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 का पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।